बचपन से ही मैंने अपने चारों तरफ अपने दादा की छवियां बहुत ज़्यादा देखी हैं। प्रेमचंद जी का जितना जिक्र होता है ना, महानतम में जिक्र होता है, शिवरानी जी का उतना जिक्र नहीं होता, जबकि उनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि एक तो वो स्त्री थी और दूसरे वो प्रेमचंद जी की पत्नी थी और लेखक थी, तो तीनों एक पक्ष उसके जो थे, तो उसकी वजह से वो सामने नहीं आई कभी। एक किस्म की खींच दिखती है आपके लिखे में जब ये सब जिक्र आते हैं, खास तौर पर रोजगार से जुड़े जिक्र, और आप आखिरी में लिख ही देती हैं साहित्य की एक दुनिया अलग दुनिया है, उसमें सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जैसे उस साधु का आना और कहना कि 15 तारीख का ख्याल रखना। टेल मी अबाउट अस। मेरा जीवन कुछ अजीब रहा है कि बचपन के शायद 4 या 5 साल हमारे घर में जून के महीने में एक मौत होती थी। मैंने काफ़ी करीब से मृत्यु को देखा, इसलिए मैंने सोचा कि एक पूरा अध्याय होना चाहिए उसके ऊपर। हम आपसे अपनी बात कह पाते हैं क्योंकि हमारे पास कहने को और आपके पास सुनने को एक भाषा है, कुछ ध्वनियाँ हैं जिन्हें उकेरा गया है, आकृतियाँ हैं जिनकी एक साझा चिन्हाई है। भाषा यही तो है, भाषा हमारी हिंदुस्तानी है। और इस भाषा के जादू से हम वाकिफ़ कब होते हैं? तब जब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ बिखरा है या व्यवस्थित है, भेद आपकी नज़र का है, उसे कोई यूं भी कहता है कि लगता है कि जैसे तिलिस्म रचा जा रहा हो, लगता है कि जैसे कोई कहानी कही जा रही हो, कुछ कहा जा रहा हो जो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन इस ढंग से इतनी जीवंतता के साथ कहा जा रहा है कि सजीव हो उठता है। हमें बताया जाता है, हमारी शिक्षिका, हमारी माँ, हमारे घर के लोगों के द्वारा, विद्यालय के लोगों के द्वारा, कि ये कहानी है। फिर उदाहरण के तौर पर जिन कहानियों को पढ़ाया जाता है उसमें एक नाम ऐसा है जो हिंदुस्तान के हर प्रांत में कमोबेश साझा है। नाम प्रेमचंद का है, नाम आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम पुरुष से हो गए व्यक्तित्व का है। लेकिन इस व्यक्तित्व का हर्फ से इतर भी कोई जीवन रहा होगा, परिवारजन रहे होंगे, उनकी अपनी यात्रा रही होगी, उनकी अपनी स्मृतियां रही होंगी, उनके अपने दबाव रहे होंगे, उनके अपने विरासत के साथ और उससे इतर संघर्ष रहे होंगे। पर इन सब के बारे में आज बात क्यों? क्योंकि किताब वाला के इस एपिसोड में जो किताब और जो व्यक्तित्व आज हमारे सामने मुखातिब हैं, उनका एक परिचय ये भी है कि प्रेमचंद उनके दादाजी थे। हम सब जो समृद्ध सामाजिक विरासत से आते हैं वो अक्सर अपनी पहचान का एक सिरा यूँ जोड़ते ही हैं, अपने परिचय का एक सिरा यूँ जोड़ते ही हैं, पर फिर ये भी पता होता है कि अपने दम भी तो पहचान बनानी है। इसलिए फिर एक अलग तजुर्बा शुरू होता है। किताब जो आज किताब वाला में फ़ीचर हो रही है, इसे वेस्टलैंड बुक्स ने छापा है, उसका एक इम्प्रिंट है एंट्रिक्स। किताब जिसका शीर्षक है राम, ये अंग्रेज़ी भाषा की किताब है, संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई किताब है। इसे लिखा है सारा राय जी ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है किताब वाला में। बहुत शुक्रिया सौरभ। सारा जी इससे पहले कहानियाँ लिख चुकी हैं, उपन्यास लिख चुकी हैं। चील वाली कोठी 2010 में आया था, पहले हापर हिंदी से छपा और फिर राजकमल से। इसके अलावा नबीला और अन्य कहानियाँ हैं और अनुवाद बहुत विस्तृत है आपका। मैं एक क्लीशे से सवाल से शुरू करना चाहता हूँ जिसका आप कई दफ़ा जवाब दे चुकी होंगी, पर चूंकि हम पहली मर्तबा मिल रहे हैं किताब वाला में, ज़रूर। हाउ इज़ इट बीइंग इन द फैमिली ऑफ प्रेमचंद? किस तरह का दबाव और किस तरह का असर? असल में दबाव की उतनी बात नहीं है जितनी कि एक विरासत आदमी को ज़रूर मिलती है। एक समझिए एक मानसिकता है, एक सेंसिबिलिटी है जो जिसके साथ आप बड़े होते हैं। तो बचपन से ही मैंने अपने चारों तरफ अपने दादा की छवियां बहुत ज़्यादा देखी हैं। घर में तो खैर मेरी पैदाइश से काफ़ी पहले उनका देहांत हो गया था, तब बल्कि मेरे माँ बाप की शादी भी नहीं हुई थी। करीब 12 साल बाद मेरे माँ बाप की शादी हुई, और तो ज़ाहिर है मैंने उनको देखा तो कभी नहीं था, लेकिन वो हमारे घर में एक बहुत मतलब उनकी जैसे प्रेजेंस बहुत रहती थी।
वो पूरे समय मतलब बातें होती थी उनके बारे में, उनकी बहुत सारी कहानियाँ किस्से थे जो उनसे जुड़े हुए थे, और हमारे पूरे परिवार के संस्कार समझिए वहीं से आते थे। तो जैसे उनका पूरा एक जो वो था कमिटमेंट था, जैसे गरीब आदमी की तरफ, एक मज़दूर उसकी तरफ, क्लास की तरफ, और एक अंडरडॉग जिसको हम अंग्रेज़ी में अंडरडॉग कहते हैं, जो दबे हुए सताए हुए लोग हैं उनकी तरफ उनका एक कमिटमेंट बहुत ज़्यादा था। तो वो चीज़ जो थी वो पूरे परिवार में हमारे एक तरह से वो व्याप्त थी, जिसमें कि शुरू से हमको बताया गया था जैसे पैसे के बारे में कि पैसा बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती आपके थी। पिता श्रीपत जी आपको बताते थे? ये पूरे घर में से बताता कोई नहीं था, लेकिन जैसे एक वैल्यूज़ होती हैं ना, संस्कार होते हैं, उसमें आपके ये समाओ ये घुल गया था उसमें कि ये पैसा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो हमको लगता था, जैसे मुझे बचपन में किसी ने मुझसे पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहोगी, तो मैंने कहा मैं बड़े होके गरीब होना चाहती हूँ। तो ये भी कुछ एक अजीब ही था कि जैसे लगता था कि कुछ पैसे में कोई चीज़ ऐसी है जो हमें गंदा कर देगी, कुछ ऐसा, कुछ एक अजीब सा एक समझिए सोच थी या एक नज़रिया था। तो एक ये चीज़ थी। और खैर दादा का जो जिक्र तो हमेशा ही घर में होता था कि जब हम लोग शिकायत करते थे, मैंने किताब में भी ये लिखा है कि जब कभी लाइट चली गई जैसे, और इम्तिहान खासकर होने वाले हैं तो अंधेरा हो गया हो, तो हम लोग शिकायत कर रहे हो, ओहो लाइट चली गई कैसे पढ़ाई होगी, तो हमेशा कहा जाता था कि तुम लोग इसकी शिकायत कर रहे हो, उनके बारे में सोचो, वो तो ढिबरी की रोशनी में कितना लिखा है उन्होंने, कितना पढ़ा है, वो अक्सर वो जो है वो ढिबरी की ही रोशनी उनके पास रहती थी। तो ये बात उठती थी। फिर होता था कि जो खाने, क्योंकि उनका वो हाजमा थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या चीज़ें उनको मना थी, जैसे अरवी मना थी, बैगन और इस तरह की कुछ सब्जियां थीं जो उनको खाने से रोका जाता है। बादी तो वो भारी होती हैं, हाँ भारी, तो वो उनको मना थी। तो हमेशा ये होता था कि यार ये देखो ये खाना बना है, ये वो होते तो नहीं खा पाते, इस तरह की बातें, जैसे हमेशा घर में उनका कुछ ना कुछ जिक्र होता रहता था। और दादी तो खैर हमारे साथ बहुत रही हैं, और मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ तब उनका देहांत हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अच्छी अच्छी बातें, मतलब उनसे बातें भी काफ़ी होती थी। तो वो मतलब बहुत ही सशक्त स्त्री मैं कहूँगी, जिसको प्रेमचंद जी ने खुद उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था योद्धा स्त्री। क्योंकि जब मेरी दादी ने अपनी शुरू में कहानियाँ लिखना शुरू किया तो उन्होंने प्रेमचंद जी को नहीं दिखाई थी वो कहानियाँ, वो छपी तो लोगों ने सोचा कि ये असल में प्रेमचंद ने लिखा है, मगर नाम इनका दे दिया है शिवरानी देवी का। तो प्रेमचंद ने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कहा कि ये तो आवाज़ मेरी हो ही नहीं सकती, इस तरह की आवाज़ जो एक योद्धा स्त्री की आवाज़ है, जो इतना मेरे तो दिमाग में ऐसी बातें आएंगी ही नहीं, तो ये योद्धा स्त्री की आवाज़ उनकी आवाज़ है। तो वो योद्धा स्त्री उनको समझते थे। तो काफ़ी मतलब सूझबूझ वाली, और उनका एक राजनीतिक वो जो था एक स्वभाव, और उनका सेंस जो था राजनीतिक सेंस, वो काफ़ी मतलब अच्छा था, और वो हर चीज़ में उनके साथ रही। उन्होंने सब जो भी काम इस तरह के हुए वो अपने पति के साथ ही रहती थी, कभी कभी आगे भी बढ़ के, जैसे कभी जेल जाना हुआ, उसकी जो बॉयकॉट किया उन्होंने, कपड़े जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, तो उसमें वो आगे आगे रहती थी। और काफ़ी महिला आश्रम में भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को उन पे वो भाषण देती थी। तो जेल जाना भी हुआ उसी दौरान, तो बल्कि वो उनका वो रहता था कि मैं जेल जाऊं, इनको ना जाना पड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि इनकी सेहत बहुत नाजुक है। तो अक्सर वो आगे बढ़ के कभी आपको ऐसा लगा सारा जी कि प्रेमचंद जी का जितना जिक्र होता है ना, महानतम में जिक्र होता है, शिवरानी जी का उतना जिक्र नहीं होता, जबकि उनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ है ज़रूर, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी लिखा है, मैंने एक पूरा ऐसे ऊपर लिखा है। हाँ। कि वो उनकी कहानियाँ हैं और उनका काम भी है, लेकिन वो इस तरह की पति के साथ होना, एक ट्रिपल इरेजर जैसे मैंने उसको कहा है कि मतलब त्योहरा एक तरह से उनका मिटाव हो गया, क्योंकि एक तो वो स्त्री थी, और दूसरे वो प्रेमचंद जी की पत्नी थी और लेखक थी, तो तीनों एक पक्ष उसके जो थे, तो उसकी वजह से वो सामने नहीं आई कभी, क्योंकि वो रोशनी में हमेशा पति ही रहते हैं ज़्यादा, और वो लिखते भी बहुत थे। और खैर वो उनका उस तरह से मुकाबला नहीं है, लेकिन वो लिखती काफ़ी थी, लेकिन उनकी कहानियाँ जो हैं वो एक लगभग समय गुमशुदा हो गई थी, क्योंकि वो एक उनका कौमुदी करके है, उनका एक कहानी का संग्रह है, जो कि बाद में ढूंढी गई वो कहानियाँ, कौमुदी का संग्रह, उसमें कई कहानियाँ हैं, और उनके और भी संग्रह नहीं है, और कहानियाँ और हैं जो कि कुछ इधर उधर हो गई हैं, बिखर सी गई हैं। तो कौमुदी का संपादन मैंने ही किया था, लेकिन उसमें कुछ कहानियाँ हैं जो छूट गई हैं, जो मुझे मिल नहीं पाई थी।
तो ऐसा इरादा है कि अब उनको और अब खोज है, अगर मिल जाती हैं और भी जो भी कहानियां हैं उनकी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई ना। अब उसमें छपी थी, पत्रिकाओं में छपी कहानी थी। माधुरी, उसके पहले हाँ, हंस, माधुरी, हंस है, और भी वो मैं नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है, एक और पत्रिका थी सरस्वती। ये सब चीज़ों में पुरानी पत्रिकाएं थी जिनमें कि ढूंढना आसान नहीं है अब। तो अगर वो मिल पाती, जैसे शोध किया जाए और कुछ उसमें से ढूंढ ढांढ के निकाला जाए, बिल्कुल साहित्य, हिंदी साहित्य वाले उसमें कुछ शोध करें तो वो मिल सकती हैं, तो फिर ज़रूर आएंगी सामने, क्यों नहीं आएंगी। इस किताब का शीर्षक, इसकी क्या कहानी है? इसका असल में रॉ अंबर एक रंग का नाम है, एक रंग का नाम है जो कि मेरे पिता श्रीपत राय पेंटर भी थे, प्रकाशक थे और पेंटर भी थे, और मतलब आलोचक थे और अनुवादक थे। वो बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो पेंटिंग उन्होंने करीब अपने जीवन के 20 साल तक पेंटिंग किया, एब्स्ट्रैक्ट, अच्छे खासे जाने माने हो गए थे कलाकार। तो रॉ अंबर उनका सबसे प्रिय रंग था। तो रॉ अंबर एक गेरुआ जैसा रंग होता है, जैसा आप ये पहने जैकेट कुछ इस तरह का, तो वो धरती का रंग, गेरुआ रंग, उस तरह का। गेरुआ भी नहीं कहेंगे, ओकर जिसको हम अंग्रेजी में क्या होएगा, वो गेरू का रंग, गेरुआ नहीं, हाँ गेरू का रंग, कुछ लाल और उस तरह थोड़ा सा पीला और थोड़ा सा लाल, उसके बीच लाल, का वो माटी का रंग जैसा होता माटी है, का रंग होता पर माटी भी जो पीलापन लिए हुए माटी हल्का सा, हाँ। तो वो उस रंग का वो है। और एक दूसरा उसके साथ जो एक जुड़ा हुआ है रॉ अंबर के साथ, वो ये है अम्ब्रा होता है, एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब है परछाई, शैडो। तो इसमें कुछ शैडो और धरती के रंग का एक, समझिए, ब्यूटीफुल कवर। हाँ, ये मेरे घर का ही कवर है। तो मेरे घर के अंदर का एक वो है, फोटो है जिसका उन्होंने कवर बनाया है, तो वो है। सारा जी, जब आप घर कहती हैं तो ठीक कितने रेफरेंस आते हैं, कितने घरों का इसमें जिक्र है? और जैसे जैसे आप घर को याद करती हैं, ऐसा लगता है कि एक तकलीफ से भी गुजर रही हैं। हाँ, घर असल में मेरे जीवन में कई रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण रहे हैं। एक तो मेरा इलाहाबाद का घर है जिसका ये कवर पे उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो वो हमारा ड्रमन रोड का घर है इलाहाबाद में, जो इसमें अभी भी मैं उसी में रहती हूँ। तो मेरे पिता का बनाया हुआ घर, बनाया क्या बल्कि वो अंग्रेज़ों से ख़रीदा हुआ घर था, जो सन 1948 का ख़रीदा है, आज़ादी के कुछ ही बाद। और उसमें उन्होंने कुछ आगे का सेक्शन जोड़ा है, कुछ पीछे कमरे जोड़े हैं, तो उन्होंने बड़ा किया उस घर को। लेकिन है वो बहुत पुराना, 1912 की उसकी लीज़ है। 1912 से वो मतलब जिसने भी बनाया था, अंग्रेज़ एक थी, कैथलीन एमिली मिल्स उनका नाम है, तो उनसे उन्होंने ख़रीदा था ये घर। तो तब का है ये पुराना। तो आगे के कमरे तो काफ़ी पुराने हैं उसमें, और कुछ बाद के भी अब पुराने ही हो गए, वो भी तो कुछ 50 साल उनसे कम है, लेकिन वो भी अपने आप में काफ़ी पुराने हैं। तो वो घर है और उसमें बड़े बड़े हाथे हुआ करते थे, ये बंगले जो होते थे इलाहाबाद के। पता नहीं आप इलाहाबाद गए हैं कि नहीं? जी, खूब जाता हूँ। आप जाते हैं? अच्छा। तो ये बंगले आपने देखे होंगे। तो ये बंगले बहुत बड़े बड़े, ज़मीनें बहुत बड़ी होती हैं। जैसे वो हम लोग का बंगला, जब अब तो खैर काफ़ी कट छट गया और ख़त्म हो गया, तो लेकिन शुरू में वो 11,000 उसका मीटर का, स्क्वायर मीटर का एरिया था, काफ़ी बड़ा। तो उसमें पेड़ और इस तरह के ऊंचे पुराने और जानवर, चिड़ियाँ, गिलहरियाँ, नेवले, ये सब चीज़ों, ये समझिए कि बहुत ही प्राकृतिक तरह का वो माहौल वहाँ का था, है अभी भी। तो ये एक घर है मेरा। फिर बनारस में मैंने इसमें भी वो किया है। गोदौलिया में मेरी दादी रहती थी। वो घर हमारा अपना घर नहीं था, वो किराए का घर था। तो जिसमें सरस्वती प्रेस, मेरे पिता का जो सरस्वती प्रेस उन्होंने चलाया, तो वहाँ उसका दफ्तर उसी घर में था, और मेरी दादी वहाँ रहती थी और उनसे मिलने हम लोग जाया करते थे। फिर बनारस में मेरी माँ का भी घर था। तो माँ का घर नवाब की ड्योढ़ी जी। तो नवाब की ड्योढ़ी में ही हम लोग, मेरी नानी वहाँ रहती थी, मेरी मौसी वहाँ रहती थी, और वो भी काफ़ी बड़ा सा पुराना, वो तो बहुत ही पुराना घर है। तो वो घर था। तो कई घर थे जिनसे मेरा। ऑस्ट्रेलिया में गई। ऑस्ट्रेलिया में मैं रही करीब 5-6 साल रही वहाँ। तो वो तो खैर मेरे पति गए थे वहाँ पढ़ने के लिए, और मैं भी तरह तरह के काम वहाँ कर रही थी। वहीं से मैंने लिखना भी शुरू किया। तो वो हमारा घर तो अपना वहाँ नहीं था, तो रहे वहाँ, लेकिन अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपका वहाँ से लिखना शुरू हुआ। बिल्कुल। हाउ वाज इट, मतलब क्या था वो शुरुआती प्रेरणा? शुरुआत में, शुरू से ही मैं खैर लिखने की तरफ तो मेरा रुझान बचपन से ही था। जैसे घर में सभी लिख रहे थे, एक तरह से काफ़ी लोग लिख रहे थे घर में।
मेरे माँ बाप दोनों लिखते थे, चाचा चाची लिखते थे, दादा दादी, अमृत जी, सब लोग ये लोग लिखते थे। मेरे भाई प्रबोध कुमार वो लिखते थे, वो काफ़ी लोग हैं जो घर में लिखते थे। तो कुछ एक लगा जैसे यही शायद एक चीज़ है जो की जाती है, कुछ एक लगा मुझे कि ये स्वाभाविक है शायद लिखना। तो मैं भी लिखने लगी। तो बचपन में भी मैं कुछ कहानी, मैंने पहली कहानी तो अंग्रेज़ी में लिखी थी, और बल्कि कुछ 2-4 कहानियाँ अंग्रेज़ी में लिखी थी शुरू में। तो वो जैसे हम लोग पढ़ते थे किताबें, उन पर बिल्कुल हूबहू नक्शा समझिए उसका एक उतार के अपनी कहानी मैंने बनाई थी। और उसके अलावा एक डायरी लिखना रहता था, तो डायरी भी मैं बहुत बचपन से लिखती आई हूँ। तो समझिए लिखना एक तरह से एक बहुत ही मेरे लिए स्वाभाविक सा था। तो वही लिखते लिखते फिर वो धीमे धीमे ऑस्ट्रेलिया गई। तो मेरी बच्ची छोटी थी, तो बहुत, जब मैं काम नहीं कर रही थी तो मेरे पास समय काफ़ी रहता था, तो उसी में कहानी लिखना शुरू किया। तो पहली कहानी मैंने वहाँ से अपने पिता को भेजी थी, तो वो काफ़ी खुश हो गए कहानी को देख के। एक तो उनको लगा कि कहानी कोई और भी लिख रहा है, इस जनरेशन में भी कोई पीढ़ी का कोई है जो कहानी लिख रहा है, तो वो भी बात उनको पसंद आई थी, और कहानी भी शायद उन्हें अच्छी लगी थी। तो मेरा लिखना फिर वहीं से शुरू हुआ। जो भी कहानियाँ मैंने 5-6 कहानियाँ जो शुरुआत के दौर की थी, वो सब इकट्ठे मैंने गीतांजलि श्री मेरी बहुत पुरानी बहुत अच्छी दोस्त है जी। तो मैं वहाँ से तो भेज नहीं पाती इस थी। किताब पर भी उन्होंने टिप्पणी की है जो पीछे छपी है। पीछे, हाँ जी। तो मैंने उसने कहा तुम मुझे भेज दो, मैं इधर उधर समझ में आएगा जहाँ मैं इनको भेज दिया करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो सारी कहानियाँ मैंने शुरू में गीतांजलि को भेज दी। तो उसने फिर मतलब भेजना शुरू किया। उसने राजेंद्र जी को दिखाया, राजेंद्र यादव जी को। तो उन्होंने सारी कहानियाँ ले ली कि मैं इनको सब ले लूँगा। एक कहानी उसमें से शायद उन्होंने नहीं ली, 6-7 कहानियाँ जो भी थी उन्होंने बाकी रख ली हंस के लिए। तो वो एक एक करके वो हर महीने छापते गए काफ़ी दिनों तक। तो वो वहीं से मेरी समझिए हिंदी की कहानी लिखने की शुरुआत हुई। और अनुवाद जो कि आपके रचना कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, वो भी है। मैंने काफ़ी अनुवाद किए हैं, और मुझे लगता है दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, अपना स्वतंत्र लेखन भी और अनुवाद भी, क्योंकि वो एक शब्दों का एक सागर जो आपके अंदर होता है, वो शब्दों का सागर है, उसी में से अनुवाद भी आता है और उसी में से लेखन भी आता है। और वैसे तो हर तरह का लेखन, चाहे वो अपना लेखन हो, वो भी एक तरह का अनुवाद है, क्योंकि आप चारों तरफ देख रहे हैं जो छवियाँ हैं, आप शब्दों में तो नहीं देख रहे हैं उनको, तो आप एक तरह से अपने मन में अनुवाद कर रहे हैं पहले, कि वो शब्दों में डाल रहे हैं आप उनको, फिर वो जब वो शब्द में आ जाती हैं तब आप लेखन करते हैं। तो एक समझिए कि एक जो किसी और के लिखे का आप अनुवाद कर रहे हैं, तो एक दोहराते वो हो जाता है, अनुवाद हो जाता है। तो अनुवाद का मैं एक टटोलना था समझिए मेरे लिए, कि शुरू में भाषा को टटोलना, अपना जब खुद लिखने से पहले कुछ उसको मैं टटोल रही थी, कौन सी भाषा, कैसे क्या करूं, उस तरह का एक मेरा जो एक समय था, उसमें मैंने इस मेमोयर को लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मेमोयर को भी लिखना ये है कि काफ़ी दिनों तक ये लिखा गया, क्योंकि शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि ये किताबी सूरत लेगा। तो मैंने शुरू में ही एक लिखा था, सबसे पहले अपने पिता पर लिखा था जब वो जीवित थे। उसको भी बहुत दिन हो गए अब, तो उनके मरे हुए भी तो कब मरे हैं वो, 1994 में, तो क्या हो गया, बहुत साल हो गए, 30 साल के लगभग हो रहा है, 29 साल जी। तो जब वो जीवित थे तब मैंने उनके बारे में लिखना शुरू किया। तब फिर वो रख गया कहीं, वो उसको मैंने फिर नहीं छुआ, और वो वहीं पड़ा रहा पता नहीं अंदर। और फिर करते करते बहुत बाद में मैंने इसको दोबारा खोल के देखा, तो मैंने उसको फिर से उस पर काम किया, और उसको 2 में मैंने डिवाइड कर दिया, जो कि अब इसमें 2 अलग अलग बन गए हैं चैप्टर उसके। और इस तरह से करते करते समय बीतने पर मैंने कुछ एक लिख के रख दिया, कुछ कर दिया, 3-4 चीज़ें ऐसे जो हैं इसमें के वो लिख गए। तो मुझे लगा कि ये तो किताब भी शायद बन सकती है। तब मुझे सूझा कि इसको किताब की सूरत में क्यों ना किया जाए, तो मैंने बाद में फिर किया। रिस्क नहीं होता परिवार वालों पे लिखने का? आप अपने पेरेंट्स पर लिख रही हैं, वो तो ठीक है, अधिकार है, फिर आप अपने भाई पर लिख रही हैं, बाकी सब लोगों पर लिख रही हैं, हाँ, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड? क्योंकि बड़ी दुर्लभ किस्म की ईमानदारी नज़र आई। आप अपने परिवार की, अपने लोगों की वल्नरेबिलिटीज़ को इस तरीके से लिखना, मैं अटक गया उस प्रसंग पर, और मुझे बड़ा अजीब सा इत्तेफाक लगा कि प्रेमचंद मुंबई से लौटते हैं किस स्थिति में, और फिर जयशंकर प्रसाद उनको वहाँ बनारस में मकान दिलवाते हैं रहने के लिए, और नए सिरे से जीवन शुरू होता है, और आपके भाई निर्मला बनवाते हैं। हाँ,
असल में मेरे भाई दुर्भाग्यवश जितने लोगों के बारे में मैंने लिखा है वो सभी जीवित नहीं हैं इसमें से, क्योंकि मैंने जो मेरे माता पिता और मेरी मौसी और दादा दादी तो खैर चले ही गए, भाई भी चले गए, तो कुछ ऐसा हुआ है कि या तो उनको याद करने का एक तरीका था ये कि उनको अपने स्मृति में रखे रहें, ऐसा ना हो कि उनकी कोई चीज़ निकल जाए दिमाग से। इस वजह से भी कुछ एक समझिए एक उस तरह का एक ये क्या कहा जाए उसको, एक स्मृति का म्यूजियम जैसा का कह लीजिए आप उसको, कि मैंने इनको बचा के थी थोड़ी सी। हो सकता है कैथारसिस भी हो, लिखने से कुछ जो आपके अंदर उमड़ रहा है वो आपने कागज़ पर रख दिया तो एक तरह का उससे कुछ सुकून भी मिलता है। और लिखने में मेहनत भी काफ़ी लगी, क्योंकि ये आसानी से नहीं लिखा गया है सब, मेरे लिए थोड़ा सा दर्द वाली चीज़ वाला अनुभव भी हुआ है इसको लिखने में। इमोशनली काफ़ी था, और लेकिन मैंने उसकी आवाज़ बिल्कुल ही साधारण रखी है, बिल्कुल ही मैंने इमोशन आने नहीं दिया है अपने भाषा में। तो इसको एक समझिए एक बैलेंसिंग एक्ट है कि किस तरह से आप इमोशन आए भी और मगर इतना ना आए कि पूरे पे छा जाए, उस तरह का मैंने कुछ एक काफ़ी उस तरह का एक्ट, बैलेंसिंग एक्ट जिसे कह सकते हैं, वो किया है इसमें। एक किस्म की निस्संगता है। हाँ बिल्कुल। आप गोदान का जिक्र करती हैं किताब में, प्रेमचंद की बीमारी का, वो उनका सबसे चर्चित उपन्यास है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर के बारे में बताइए। उस दौर के बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं तो थी नहीं। पर आपने सुना तो है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है, हाँ पढ़ा भी है, सुना भी है। तो वही उसमें मैंने थोड़ा सा एनालिसिस इसमें करने की कोशिश की है कि वो बीमार भी थे उन दिनों जब उन्होंने लिखना शुरू किया जी। तो वो एकदम ही अंत में, उनके जीवन के अंत में था, समझिए कि वो कब हुआ है समाप्त, जुलाई में शायद समाप्त हुआ है उपन्यास, वो अक्टूबर में चले गए, कुछ इस तरह का, मैं भूल गई उसका कौन सा महीना था वो सब मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने काफ़ी बाद में लिखा है अपने जीवन के। तो वो बम्बई भी गए थे, उसमें थोड़ा सा वो थके थे, उनका दिमाग भी थोड़ा सा परेशान था वहाँ पर, वो वापस आना चाह रहे थे, तो उसी दौर की ये लिखी हुई, वापस आ गए तब उन्होंने आके इसको पूरा किया। तो एक उसका एक थोड़ा सा जो एक बिखराव की एक फीलिंग आती है, जैसे कि वो खासतौर पे उसके जो शहरी किरदार हैं, उसको जो आलोचक बार-बार कि मालती का किरदार, इनका किरदार, वो उतने मन से नहीं लिखा गया। उनको एक लेखक अपने सब किरदारों को जितनी ऊष्मा, जितनी आत्मीयता देता है बिना जज किए, वो नहीं दिखती। ये गोदान के सबसे बड़ा क्रिटिक यही रहता है। हाँ, थोड़ा सा तो है ज़रूर वो। तो इसीलिए वो अपनी सेहत की वजह से भी मुझे लगता है कि पूरा ध्यान उस तरह से नहीं लिख पा रहे, जैसे एक पूरे उसमें लिख जाएं उस तरह का नहीं था। कभी बीमार पड़ गए, फिर वो टूट गया सिलसिला, फिर उन्होंने उठाया, तो इस तरह से करते करते थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो है बदल गया। जी, आपके पिता के लेखकी संपादकीय रूप के बारे में तो श्रीपत जी की खूब बात होती है, पर उनका जो पेंटर रूप है उस पर कम बात होती है। और आप किताब में लिखती भी हैं कि शायद मेरी माँ से उनको प्रेरणा मिली। वरना 40 की उम्र के बाद कौन कूची उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो वो असल में मेरी माँ बनाती, जैसे गुलदान थे बहुत सारे घर में, जो मिट्टी के गुलदान, तो उस पर वो पेंट करती रहती थी। कुछ फूल का पैटर्न है, कुछ बनाया उन्होंने कुछ इस तरह से, तो उसको वो बैठ के दूर देखते रहते थे कि वो बना रही हैं। फिर हम लोग छोटे ही थे, तो हमें स्कूल से ड्राइंग होमवर्क मिलता था, उसमें जो रंग भरना होता था, कुछ ऐसे शेप्स बने रहते थे, उसके अंदर आपको रंग भर के ले जाना होता था, तो वो उसमें हमारे साथ बैठ के रंगते थे, उनमें वाटर कलर से और पेस्टल से। तो ये भी एक उनके लिए प्रेरणा ही थी। बच्चों से उन्होंने कहा भी, किसी ने पूछा उनसे एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों से ये मतलब वो लेके आते थे होमवर्क, उसको मैं करता था, तो मेरी यात्रा वहीं से शुरू हुई है। तो इसके बारे में वो बात भी करते हैं। और फिर वो बहुत पेंट किया उन्होंने, बहुत किया। शुरू में पेस्टल से किया, तो वो कुछ आकार धीमे धीमे करके फूल बनने लगे, फूलों का फिर वो बहुत सारे पेंटिंग समझिए फ्रेम करके वो लगाई गई, घर में हमारे चारों तरफ लगी रहती थी। और अभी भी बहुत सारी उनकी पेंटिंग्स मौजूद हैं, जो कि कुछ अभी हम लोग ने तय नहीं कर पा रहे हैं उनका क्या करें, क्योंकि वो धीमे धीमे ख़राब होती जा रही हैं। ऑयल्स हैं, ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग्स हैं, तो वो अब वक्त के उससे तो ख़राब हो ही जाएंगी। धूल है, गर्मी, जाड़ा, समय का वो जो है क्लाइमेट का, उसकी वजह से भी ख़राब हो रही हैं। तो अभी हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें उन पेंटिंग्स का। पेंटिंग से वापस किताबों की तरफ आते हैं। हाँ, बताइए। इस किताब में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, ऑल द बुक्स वर अबाउट मी। हाँ,
ऑल द बुक्स असल में मुझे लगता था जब भी मैं पढ़ने की बहुत शौक हाँ, हूँ, मतलब अब नहीं लगता। अब भी लगता है लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं शायद लगता है, क्योंकि अब मैं अपने को थोड़ा सा बाहर निकल के देखने लगी हूँ। लेकिन शुरू में बचपन में खासकर मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब से 6-7 साल की उम्र से मैं पढ़ रही हूँ। तो वो पढ़ते पढ़ते लगता था कि कहाँ पे उनकी सेटिंग कहीं और होती थी, किसी दूर देश में, कोई फ्रांस में कहानी सेट है, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में। लेकिन कहानियाँ जो उसका एक समझिए मानवीय तत्व था उन कहानियों का, वो तो सब पूरी दुनिया में एक होता है। तो वो चीज़ मुझको लगता था कि अरे ये तो मुझको भी लग रहा है ऐसा, जो इसमें ये औरत सोच रही है या जो भी है, वो फीलिंग उसकी जो है वो मेरे अंदर भी वही है। तो मुझको लगता था कि सब मेरे ही बारे में जैसे लिखा हुआ है। तो एक उसके साथ एक जुड़ाव जो था, एक जुड़ाव था जो कि एक समझिए एक यूनिवर्सल, एक साहित्य का, एक जो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में एक ही शहर है जो साहित्य का शहर है। उसका कहाँ पे आप हैं, उसका भूगोल कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है। साहित्य की एक दुनिया अलग दुनिया है, उसमें सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। किताब में चूँकि आपका परिवार पब्लिकेशन से जुड़ा रहा है, तो सरस्वती प्रकाशन के, फिर एक अतुल प्रकाशन शुरू होता है इंग्लिश इम्प्रिंट के लिए, उसके बड़े जिक्र हैं। मैं उन तजुर्बों के बारे में जानना चाहता हूँ। वो असल में मेरे भाई के नाम से किया गया था। वो सरस्वती प्रेस के मतलब उसी के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे एक उन्होंने शुरू किया था जो अंग्रेज़ी किताबें उसमें से छपा करेंगी। तो बहुत ज़्यादा किताबें नहीं छपी उसमें से, एक ही छपी इनफैक्ट, एक उसमें छपी, और हाँ उसमें तो एक ही छपी। लेकिन बाद में अंग्रेज़ी में मेरे भाई ने, जो कि काफ़ी बाद में, जो फारूकी साहब, शमसुर रहमान फारूकी की एक, और एक उनके भाई हैं छोटे भाई नईमुर रहमान फारूकी, जी, दोनों की किताबें उन्होंने छापी। तो उसका इम्प्रिंट अलग था, वो लेबनन प्रेस हो गया। तब तक मेरे पिता जा चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और इन्होंने, भाई ने ये शुरू किया था, जिसमें इन दोनों भाइयों की छापा था। और वो कुछ बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि अब ये कर लें, अब वो कर लें, तो उस तरह से। तो इन्होंने अंग्रेज़ी में भी ये किताबें एक किस्म की खींच दिखती है आपके लिखे में जब ये सब जिक्र आते हैं, ख़ास तौर पर रोज़गार से जुड़े जिक्र। और आप आखिरी में लिख ही देती हैं कि पिता को भी समझ में आ गया था कि मुझे ही पालना होगा, इसे भी और इसकी पत्नी को भी। नहीं, खींच नहीं कहेंगे, एक उदासी कहिए, उदासी। क्योंकि वो करते थे, वो बहुत ही मतलब टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा। मेरे भाई जो थे उनमें से प्रतिभा बहुत थी, हर काफ़ी करने, भाषा के उसमें बहुत ही ज़्यादा उनका अच्छी पकड़ थी। स्थिरता नहीं थी? स्थिरता मतलब वो अलग अलग चीज़ों में दिमाग उनका भागता रहता था आगे। जैसे आइडियाज़ उनके बहुत सारे होते थे, तो एक आइडिया जैसे चलने नहीं पाया तो अगले वाले पे बढ़ जाते थे, इस तरह से करके। आधी छोड़ पूरी को धावे, हाँ, उसी तरह का कुछ। तो कुछ एक समझिए एक इम्पेशंस उनके स्वभाव में काफ़ी थी। तो वो कोई चीज़ पर ठहराव नहीं था। तो उसी के दौरान, उसी के बारे में मैंने लिखा होगा। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्य तो किरदार के रूप में आते ही हैं, घर और जगहें भी आती हैं। नवाब की देहरी बार बार आती है। उसमें एक बंदर की मौत का जिक्र है, बाकायदा पूरा चैप्टर है। हाँ, उसमें असल में ये पहले होता था पुराने घरों में। ये तो काफ़ी पुराना, क्योंकि वो है सेटिंग उसकी शायद 1920 की है। वो मेरी माँ के बचपन की कहानी है। तो उसके बारे में मैंने लिखा था कि उन दिनों उसको कहते थे जापे का बंदर। जापे का बंदर जो होता था, उसको कोई जैसे बच्चा होने वाला है जो किसी औरत को, तो उस कमरे में ये जापे का बंदर लाया जाता था कि जब वो बच्चा पैदा होगा तो जो भी बलाएं हैं चारों तरफ, जो बुरी रूहें हैं, वो बंदर पे चली जाएंगी, वो बच्चा वो रहेगा। तो ये बंदर के लिए तो काफ़ी बुरी चीज़ थी, लेकिन वो बच्चे को कहते थे कि अब बंदर तो इसीलिए हुआ ही है, इसीलिए यहाँ लाया गया है, ये वो करके। तो वो बंदर को रखा जाता था। तो उन दिनों फिर मेरी नानी को एक अपना आखिरी वाला बच्चा होना था, तो ये बंदर लाया गया। बंदरिया थी, बंदर नहीं मिला तो एक बंदरिया लाई गई। तो वो बंदरिया सबको बहुत भा गई, एकदम बहुत ही प्यारी बंदरिया थी, और वो पल गई। जापे की बंदरिया थी, वो पल गई घर में। तो वो बच्चा तो हो गया, उसके बाद भी वो पली रही, वो भेजी नहीं गई कहीं। तो उसको फिर एक जो मेरे माँ के जो चाचा थे, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने इस बंदरिया को मार डाला बंदूक से लेके उसको, कि वो कुछ ना कुछ शैतानी किया करती थी बंदर जैसे करते हैं। उनका कोई पेड़ है उसकी डाल तोड़ दिया, उनके मोजे जाके छत पे फेंकाई, इस तरह की चीज़ें, हरकतें करती रहती थी। तो उन्होंने उसको मार दिया बंदूक से। तो ये इस बात का बहुत गहरा असर मेरी माँ पर और मेरी मौसी दोनों पर। दोनों छोटी थीं, एक 8 साल की और एक 11 साल की, कुछ ऐसे ही थे वो लोग। तो मेरी माँ के दिमाग में ये रहा, और बाद में जब वो कहानियाँ लिखने लगीं तो उन्होंने कहानी लिखी इसके ऊपर। तो बहुत गज़ब की कहानी है वो भी। उसका नाम है बंदरिया बादशाहज़ादी
करके वो कहानी का शीर्षक है, जो अभी मैंने अपनी माँ और मौसी की कहानियों का भी संपादन किया था। महल सरा का एक खेल और अन्य कहानियाँ, जो वाणी प्रकाशन से छपी है 2019 में, 19 है या 20 है, 2-3 साल पहले छपी है। तो उसमें ये कहानी है, बंदरिया बादशाहजादी भी है उसमें, और भी अन्य कहानियाँ हैं जो बहुत अच्छी कहानियाँ हैं उसमें। आप अपनी माँ का जिक्र कर रही हैं, उसी देहरी की बात है उस्ताद फयाज़ खां के साथ। बिल्कुल, चिट्ठीबाजी। हाँ, बताइए। उस्ताद असल में उन दिनों एक बनारस यूनिवर्सिटी का इन लोग का संगीत का सर्किल होता था जी, म्यूजिक सर्किल, जिसमें इन्होंने फयाज़ खां को भी एक बार बुलाया। तो मेरी माँ बहुत शौकीन थी, गाती भी थी, खुद सीखती भी थी। तो फयाज़ खां आए तो उनको हमारे घर पर ही ठहराया गया, नवाब की ड्योढ़ी पे। तो वो बिल्कुल घर में रहते थे, आत्मीय तरह से रहते थे। और वो जैसे अब कुछ खाना बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो बावर्ची खाने में आके बैठ जाते थे, मटर छिलवा रहे हैं, सबके साथ बैठे हैं, मटर छील रहे हैं, सब है। तो बिल्कुल, और सिखाते भी रहते थे साथ साथ, वो छील रहे हैं और मेरी माँ को सिखा रहे हैं, ये भी होता रहता था। तो फिर उनका एक वो था, परफॉर्मेंस हुआ, जिसमें कि वो अपना सब पहने रहते थे, पूरा साफा भी है और शेरवानी और कुर्ता, और उसके नीचे जो भी कुर्ता उसका सिल्क का, ये सब पहने रहते, चूड़ीदार पैजामा। तो धीमे धीमे करके जैसे जैसे उनको गर्मी लगने लगी गाने का, वो बढ़ा। तो पहले साफा उतार के रखा, फिर ऊपर से सदरी, और फिर मतलब धीमे धीमे करके एक एक वो उतारते चले गए जी। तो उसका वो बताती थी। तो मैंने इसके बारे में लिखा है इसमें। और जय जयवंती शायद उन्होंने गाया था तब, राग तो राग जय जयवंती। तो वही राग जय जयवंती पर मेरी माँ की जो कहानी इसमें है, आम के बौर, एक कहानी है ना बाद में जी, मैंगो ब्लॉसम्स करके इसमें है। तो आम के बौर जो थी वो उसी वाले, जब वो गई थी सुनने इसको, उस पर आधारित वो कहानी है। मैं ये समझना चाह रहा था कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि मेमोयर है, उसके बाद आखिरी में प्रेमचंद जी का लिखा एक अंश है रामलीला से जुड़ा, शिवरानी देवी जी का लिखा है, द विल करके मगर महमूद का भी अंश है। तो ये ख्याल कैसे आया कि आखिरी में? नहीं, क्योंकि मैंने इसके दौरान मैंने लिखा है कि ऐसे कहानियाँ लिखते थे ये लोग। शिवरानी देवी भी कहानियाँ लिखती थी, मेरी माँ और मौसी भी कहानियाँ लिखती थी, और प्रेमचंद तो खैर कहानी लिखते ही थे जी। तो मुझे लगा कि शायद पाठक के लिए अच्छा होगा अगर मैं इन कहानियों का एक एग्जाम्पल इसमें दे दूँ उदाहरण के तौर पे। तो वो फिर मैंने एक एक कहानी सबकी चुन के अनुवाद किया, और वो अनुवाद करके मैंने इसमें रखा। तो एक तो ये शैली है, एक अगर हम अतीत से बिल्कुल वर्तमान पर आएँ तो एक ऐसी शैली है जिसको लेकर हम लोग बड़े चकित भी रहते हैं और ये भी सोचते हैं कि ये दूसरी भाषाओं में कैसे प्रकट होगा, पर आपने वो कर दिया। विनोद कुमार शुक्ल, तो वो क्या प्रक्रिया थी उनका अनुवाद, क्योंकि उनकी शैली तो बहुत ही, हाँ, बहुत अद्भुत है उनकी शैली, अद्भुत तो भी उस है, तरह का अभिनव भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं बहुत दिनों से मेरे मन में था, उनको अनुवाद करने की बात मेरे मन में बहुत दिनों से थी, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है वो। तो मुझे लगा ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा थी नहीं उनकी, सिर्फ वही 11, जब मैंने किया, मैंने और अरविंद ने किया, अरविंद कृष्ण मेहरोतना, हम लोगों ने मिल के किया उसको। तो तब उनकी कहानियाँ बस यही कहानियाँ थीं, और कोई कहानी है बाद में उन्होंने और लिखी हैं। तो हमने सोचा कि इसको अंग्रेज़ी उसमें आना चाहिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण हमारे लेखक हैं वो, और इतना नया उनका अंदाज़ है, जैसे पढ़ो तो लगता है कि वो दुनिया को पहली बार जैसे देख रहे हैं। कुछ एक अजीब उसका है, और हर चीज़ जैसे शब्दों के पहले की दुनिया है। तो जैसे आपको दिखाई देगा तो उसमें आप शब्द, उनके शब्द आते हैं, फिर वो अपने शब्द डालते हैं उसके ऊपर। तो पहली बार जैसे एक नेमिंग ऑफ थिंग्स होता है उनकी कहानी में, एक बिल्कुल नई नज़र है। तो मुझको लगा कि होना चाहिए। तो हम लोगों ने, दोनों ने बल्कि सोचा, अरविंद ने कविताओं का भी उनके काफ़ी किया है, और इसमें कहानियों का हम लोगों ने मिल के साथ में किया। तो अच्छा रहा अनुभव। कभी कभी मुश्किल भी था, क्योंकि उनका जो पूरी स्टाइल ऑफ प्रोज जो है, उसका जो गठन है, उसका गठन है, उसका एक वाक्य का पूरा जो एक बनावट है उसकी, वो काफ़ी मुश्किल है उसको पकड़ना। कभी कभी हम लोग लड़खड़ाए भी, एक आध बार उनसे पूछा भी कि ये क्या मतलब है, तो उन्होंने अपने बरसक जितना समझा पाए वो समझाया उन्होंने। तो उसको उस हिसाब से किया हम लोगों ने। यू गॉट टू स्पेंड टाइम विद हिम, खूब आप लोगों की विनोद जी से? हाँ, मेरी पहचान है उनसे, मैं मिल भी चुकी हूँ। जयपुर भी एक बार तो मुझे बिल्कुल अकेले मिल गए थे, बिल्कुल मैं कुछ रायपुर नहीं, जयपुर का जो JLF होता है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, वो भी आए थे और मैं भी गई थी। तो इत्तेफाक से हम लोग को एक ही होटल में ठहराया गया था। तो अक्सर फिर मैं अकेले उनके साथ लंबी वॉक पे चली गई, टहलने चली गई, कुछ खाना साथ खा लिया, कुछ बैठे बातचीत हुई। तो वो समय एक तो वो था। फिर उसके बाद फ़ोन पर, और कभी भोपाल में भी एक, जो ब्लेस्ड यू आर,
हाँ, तो बहुत ही उनके साथ वो एकदम ही अनोखे हैं। वो तो उनकी बात क्या किया जाए, वो तो अब भी तो मतलब जब बात भी करते हैं तो वो वैसी ही होती है? बात उतनी करते नहीं है, वो बहुत कम बात करते हैं, कम बात करते हैं और बिल्कुल जैसे अपने को बचा के रखते हैं। मुझे लगता है कि शब्दों में से जैसे उनका बिखराव ना हो जाए, तो वो बहुत कम बात करते हैं। और बात तो बिल्कुल जैसे साधारण मामूली जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करते हैं। तो उनका लेखन जो है बिल्कुल अद्भुत है, पता नहीं किस जगह से आता है वो। मैंने पूछा कि आपका ये इस तरह की आप लिखते हैं, ये कहाँ से आती है भाषा, कैसे करते हैं? तो कहा मैं इसी तरह से लिख पाता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे आपका लगता है कि कुछ एक नई उनकी कहानी, पता नहीं आपने देखी कि 3 बिल्लियाँ नाम है उसका, तो उसमें है कि 3 बिल्लियों को देखने की क्या 3 बिल्लियाँ आती हैं तो उनको देखने की प्रक्रिया जो है वो लगता है कि वो प्रक्रिया 3 बार हो रही है। कुछ 3 बिल्लियाँ हैं तो 3 बार प्रक्रिया, कुछ मैं ठीक से कह नहीं पा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इसको समझाया है उसमें। तो वो उनका मतलब अजब उनकी। आप उनके लिखे को पढ़ रही थी तो विल्सर मेरे ख्याल से का जिक्र कर रही थी, कोई एक ऑथर है इस किताब में, और प्रूस्ट। हाँ, विल्सर ही है, रॉबर्ट वॉल्जर, सॉरी जी, वॉल्जर हैं, वो स्विस लेखक हैं असल में। तो उनके बहुत ही छोटे छोटे जैसे निबंध कह लीजिए या कहानियाँ कह लीजिए, कोई 1 पेज का है, कोई 2 का हो गया, तो इस तरह से करके वो एक बिल्कुल ही जैसे दूसरी दुनिया में आपको ले जाते हैं, एकदम ही जैसे एकदम सिंपल उनकी स्टाइल है, लेकिन पता नहीं क्या बात है उसमें कि एक आपको किसी दूसरी दुनिया में वो पहुंचा देती है। तो मुझको कुछ लगा जैसे कि, और एकदम साधारण आदमी के बारे में रहती हैं। विनोद जी की भी कहानियाँ एकदम साधारण आदमी के बारे में रहती हैं। तो एक जैसे उनके साथ मुझे लगा कि थोड़ा सा ही मिलते जुलते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कुछ नाम तक नहीं सुना था किसी का, और वो तो एकदम ही अपने आप में पता नहीं कैसे है कि वो जो यहाँ इतनी दूर बैठे लिख रहे हैं और कुछ यूरोप में कोई लिख रहा है, कैसे के एक बीच में एक समझिए कि एक जैसा कुछ समानता। सारा जी ये कितना दिलचस्प है कि हम ज़्यादातर जो बातचीत कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी ज़बान में भी कर रहे हैं और उसी के अदीबों, उसी के साहित्यकारों के बारे में कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने साहित्यिक गठन का जिक्र करती हैं तो कितने ही आप अंग्रेज़ी नाम गिनाती हैं और बताती हैं कि आपका जो शुरुआती परिचय रहा वो इंग्लिश लिटरेचर उन सबसे रहा। उस जर्नी के बारे में बताइए। इंग्लिश से भी ज़्यादा शायद इंग्लिश तो था ही बचपन में, क्योंकि मैं गई तो एक अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में, तो उसमें किताबें ही सिर्फ अंग्रेज़ी की होती थी। तो वो भी समझिए ब्रिटिश लिटरेचर की होती थी जो स्कूल से, लाइब्रेरी से मिलती थी जी। तो उनको तो पढ़ना हुआ ही, लेकिन बाद में धीमे धीमे करके मैं और उन पे रशियंस पे आई। रूसी कथाकार मुझे बहुत पसंद थे, वो पढ़ा मैंने। फिर मार्सेल प्रूस्ट में मैंने कहा भी है शायद इसमें, वो उन्होंने मेरे ऊपर गहरा असर डाला। उनकी लंबी किताब है जो 6 वॉल्यूम में मेरे पास है और वो अलग अलग हिस्सों में छपी है, तो वो मेरी काफ़ी प्रिय थी। तो मुझे तो लगता है कि जैसे इस तरह के लेखक के साथ मतलब उनकी आइडियाज़ को लेके जीवन जिया जाता है, वो पढ़ा नहीं जाता है सिर्फ, उनको तो मतलब फॉलो किया जाता है, उस तरह का एक मुझको लगा। और इस तरह से बहुत सारे लेखक जो और बाद में भी कुछ एक काफका को लेके मेरी बहुत मतलब समझिए कॉलेज के दिनों में काफका से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी। तो काफका की है, तो प्रूस्ट तो मैंने और बाद में पढ़ना शुरू किया। काफका तो शुरू से ही जैसे समझिए 20-21 साल की उम्र में मैंने पढ़ा, तो उनने भी मेरे ऊपर असर डाला। तो बाद में नैयर मसूद एक उर्दू के लेखक हैं, वो भी काफका को शायद काफ़ी पसंद करते थे। आपके घर के पास रहते? नहीं, वो लखनऊ के, ख़ास लखनऊ के, तो वो लखनऊ के बाहर गए नहीं शायद, तो वो लखनऊ के, तो वो मुझको बहुत पसंद है उर्दू लेखकों में। और उनका भी मतलब काफका से काफ़ी एक समानता है समझिए, और उन्होंने अनुवाद भी किया काफका का, उर्दू में अनुवाद किया है। ये मेरा आखिरी सवाल है। हाँ। जब आप इस किताब का चैप्टर लिख रही थी ओल्ड ब्लड, एंड द वे यू वर रिमेम्बरिंग डेथ एंड ऑल द प्रोफेसीज ऑफ डेथ, जैसे उस साधु का आना और कहना कि 15 तारीख का ख्याल रखना, टेल मी अबाउट अस। ये सच में हुआ है सब। असल में मेरा जीवन कुछ अजीब रहा है कि बचपन के शायद 4 या 5 साल हमारे घर में जून के महीने में एक मौत होती थी। मतलब कोई अजीब सी बात थी। जैसे पहले साल हुई तो शायद वो सन 65 की बात मैं याद कर रही हूँ, जो मेरे भाई की मौत हुई, वो 13 साल का था। वो लोग वो भी जिक्र किया है। हाँ, उसका जिक्र किया है। तो वो पहली मौत थी हमारे उसमें। फिर उसके अगले साल 66 में मेरे चाचा अमृत राय जी के बेटे, उसकी मौत, वो भी जून में। फिर 4 साल तक जून में एक एक मौत
होती गई। तो फिर उसके बाद लगने लगा था कि अब जून में तो कोई ना कोई मरेगा ही, कुछ एक अजीब सी धारणा बन गई थी। तो शुरू से समझिए मौत को, मृत्यु को लेके कुछ मैंने बहुत करीब से देखा है। तो बाद में भी अब मेरे माँ बाप और घर में काफ़ी लोग की मृत्यु होती गई, तो मैंने पहले सोचा था जून डेथ्स करके मैं इसको लिखूंगी, लेकिन फिर बाद में वो लोग और भी महीनों में मरे हैं, तो उसको मैंने जैसे वो अमरीकी रिश्तेदार फरवरी के महीने में। हाँ, वो फरवरी के महीने में असल में वो भी हुआ था। ये साधु आया था, उसने कुछ मांगा, उसको दी गई दक्षिणा, लेकिन वो खड़ा हुआ था, जा नहीं रहा था। तो मेरी माँ ने कहलवाया कि अब हो गया, दे दिया, अब आप जाएं करके। तो वो चला गया कुछ बड़बड़ाता हुआ कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, देखना तुम 15 तारीख को क्या होता है। तो 15 तारीख जून की आई और निकल गई। तो हम लोग बड़े खुश हुए कि देखो जून तो निकल गया, साधु ने जो कहा था इसका मतलब वो सच नहीं था। लेकिन फिर वो उसके बाद फरवरी आया, तो फरवरी की 15 तारीख को ये हादसा हुआ जो मैंने इसमें लिखा है। तो वो मुझे याद आया कि देखो 15 तारीख उसने कहा था। तो ये कुछ अजीब सा ही था एक, समझिए। तो इसका मैंने काफ़ी करीब से मृत्यु को देखा, इसलिए मैंने सोचा कि एक पूरा अध्याय होना चाहिए उसके ऊपर। आप जब ये मृत्यु के आख्यान लिख रही थी और उसके पहले आपने काफका, प्रूस्त, इन सब का जिक्र किया, पर हमें जीवन ये सिखाता है कि अंत भी शुरुआत है। तो कईयों के बारे में आपने लिख दिया, पर जो हम लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं और हर साहित्यकार से पूछते हैं कि अब इसके बाद क्या, और क्या लिखने का इरादा है, क्या लिखने का संकल्प है, क्या लिखने की ख्वाहिश है? अब मैं थोड़ा सा फिक्शन की तरफ लौटना चाहती हूँ। तो इसमें भी बहुत कुछ है जो बनाया हुआ है, सब पूरा एकदम सत्य नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा है प्रेफेस में कि एकदम ही सत्य नहीं है, क्योंकि जब आप लिखने लगते हैं तो एक आवाज़ है जो आपके ऊपर छा जाती है। वो आवाज़ अपने आप से लिखने ताकत जैसा होता है, कुछ क्या कहा जाए कि एक वो रॉ बन जाती है। आमद नहीं होती है, इतना ड्रामेटिक कुछ नहीं है, लेकिन वो आवाज़ एक है जो अपना वो रास्ता ढूंढने लगती है। जैसे पानी आप ज़मीन पे गिराएं तो वो अपनी तरफ से बहता हुआ जाता है, उसी तरह से वो आवाज़ बहती हुई उसमें जाती है। तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, मगर वो आवाज़ रहती है, तो वही आवाज़ है पूरे में। तो इसी तरह से हुआ इसके साथ भी। तो अब जो है, मतलब जो आपने पूछा कि अब क्या करोगी, तो मैं कुछ एक उपन्यास लिखने की मन बना रही हूँ, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। मैंने कुछ शब्द लिखे थे, हो सकता है अंग्रेज़ी में हो सकता है हिंदी में। ठीक से भाषा का हमेशा से मेरे साथ ये कन्फ्यूजन रहा है कि हिंदी में करूँ कि अंग्रेज़ी में करूँ। तो इरादा है कि कुछ उपन्यास शायद लिखूँ। थैंक यू। किताब वाला में आप सुन रहे थे सारा राय जी को, जिनकी किताब राम, जिसको एंट्रिक्स ने छापा है, ये वेस्टलैंड का इम्प्रिंट है। कीमत 699 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ई बुक और पेपर बैक के मामले में जो पब्लिकेशन वाले हैं वो दाम रियायती रखेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को भी किताबें खरीदनी होती हैं और आप लोग भी अपने हिस्से की उदारता बरतेंगे, क्योंकि किताबों पर किया गया खर्चा नहीं, निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ये तो गुरु ज्ञानी कह ही गए हैं कि निवेश करते रहना चाहिए, ख़ास तौर पर ज्ञान और तजुर्बे में, क्योंकि वक्त बदलता है, एक परवाना आता है और तमाम स्वर्ण मुद्राएं माटी में तब्दील हो जाती हैं। पर माटी और माटी से उपजने वाले जीवन का ये सिलसिला, किताबों की बात का सिलसिला चलता रहेगा। सारा राय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए लल्लन टॉप का किताबों से जुड़ा ये शो। शुक्रिया।